Hello everyone, welcome back to Aditya Dharma classes. Sir, we are going to start with residential status. टॉपिक बहुत ही बेकार थर्ड क्लास टाइप का है. देखो चालू करने के पहले ही कितना इसको गरिया रहे हैं, लेकिन जो है अब उसका क्या कर सकते हैं भाई. वी कांट हेल्प, लेकिन एक्चुअली है भाई, तो थोड़ा ढंग से समझना. रेसिडेंशियल स्टेटस तुमने बेसिक सीख लिया हमसे, एग्रीकल्चर इनकम सीख लिया. अब रेसिडेंशियल स्टेटस का काम क्या है पहले ये समझो. अब तुम लोग जानते हो हमारे प्रधानमंत्री का नाम श्री नरेंद्र मोदी जी है, और तुमको पता हो देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं. आज हम बहुत खुश हैं. तो इंडिया का सारा खर्चा चलाने के लिए जो पैसा वो कहाँ से आता है? टैक्स से. बोले थे हम तुमको. अब आप क्या किसी भी आदमी से टैक्स ले लेंगे? किससे लेंगे? अब एक दिन मोदी जी जापान गए, वहां का राष्ट्रपति उनसे हाथ मिलाया, पकड़ ली, बोले टैक्स दो तब छोड़ूंगा. क्या ये हो सकता है? नहीं ले सकते हैं. करेक्ट है ना? तो आप हर जगह जाके कहीं भी किसी से भी टैक्स ले लेंगे ऐसा? तो टैक्स लेने के लिए उस बंदे का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा. समझे मेरा बात? ये ध्यान रखना. जो मेरे यहाँ का नागरिक है, यहाँ से पैसा कमा रहा है, उससे हम टैक्स ले वाजिब है. अब कोई यूएस में बैठा हुआ जैसे डोनाल्ड ट्रंप, तुम लोग जानते हो कैसा आदमी है, रात को क्या बोलता और सुबह क्या बोलता समझ में ही नहीं आता है. अलग तरीके का आदमी है. हर समय बोलेगा मोदी इज माई वेरी गुड फ्रेंड, और हम लोग का शेयर मार्केट गिरा देता है. पता नहीं फ्रेंडशिप किस लेवल का है. तो इस सिचुएशन में किसी दिन ट्रम्प बाबू को अगर हम लोग बोले कि भाई देखो तुम कमा रहे हो इतना, थोड़ा टैक्स दे दो, क्या वो देगा? इंडिया को नहीं देगा. तो तुमको सर जी ये पता होना चाहिए कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए सामने वाले का रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में. ये चैप्टर खत्म होते ही सबसे पहला चैप्टर जो तुम सीखोगे वो आईओटी होगा. आईओटी का मतलब इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन. रेसिडेंशियल स्टेटस को सीखने का रीजन यही है कि हम लोग किससे टैक्स ले सकते हैं नहीं ले सकते वो हमको यहाँ पे तब पता चलता है. तो इसलिए आपको पहले क्या समझना होगा? रेसिडेंशियल स्टेटस. अब जब रेसिडेंशियल स्टेटस का बात होता है तो रेसिडेंशियल स्टेटस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. चीज को ढंग से समझना. एक होता है हमारा इंडिविजुअल एंड एचयूएफ. इंडिविजुअल एंड एचयूएफ भाई समझ गए ना? पर्सन का कैटेगरी था 2 सबसेक्शन 31 का, बताए थे ना तुम लोग को बचपन में कभी. तो उसी हिसाब से इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ बोल के कैटेगरी है. यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस 3 हो सकते हैं. एक होता है रेसिडेंट, हम कोशिश करेंगे हैंड राइटिंग सुंदर रखने का. एक होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट. बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट. ओ आर का मतलब ऑर्डिनरली. ध्यान रखना, ऑर्डिनरली बोले हैं, ऑर्डिनरी नहीं बोले हैं. ऑर्डिनरली रेसिडेंट. और तीसरा होता है नॉन रेसिडेंट. ठीक है? बाकी अदर कैटेगरीज में, अदर कैटेगरीज क्या हो गए? कंपनी, समझ गए, एंड फर्म, एओपी, बीओआई, जितने भी बाकी अदर कैटेगरीज हैं उन सब में सिर्फ दो ही रेसिडेंशियल स्टेटस होता है. या तो बंदा आर होता है या एनआर होता है. सबसे पहला चीज ये समझो, मतलब हम लोगों के केस में 3 है. इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ के केस में रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट. समझ गए चीज को? क्लियर है? तो एक रेसिडेंट हो गया. मतलब इसको जब हम रेसिडेंट बोल रहे हैं तो ये बेसिकली आरओआर है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट. ये रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट है, और एक नॉन रेसिडेंट है. समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? तो सबसे टफ पार्ट है इंडिविजुअल, सबसे टफ.
अगर इंडिविजुअल सीख जाते हो तो बाकी पार्ट को समझने में 5 से 10 मिनट ही लगेगा। इंडिविजुअल को समझने में और सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो तुमको चीज को ढंग से समझना, कोशिश करना इंडिविजुअल सेट हो जाए। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? तो वी आर टॉकिंग अबाउट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स कौन हो गए? हम लोग हो गए। हम लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस। तो इंडिविजुअल्स के रेसिडेंशियल स्टेटस को 2 सेक्शन कवर करता है। एक है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 और एक है सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, और एक बीच में नया उतार दिया है 6(1)(a, ये भी उतारा गया है। ठीक है, अब ये जो भी है तुमको इनको समझना पड़ेगा। लीजिए, आपका अगर कुछ छूटा है तो फटाफट नोट कर लीजिए, जिससे हम आपके साथ आगे बढ़ पाए प्लीज। नेक्स्ट, सबसे पहले सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। याद रखना, इस सेक्शन में 2 कंडीशन है बेसिकली। देयर आर 2 कंडीशंस। देयर आर 2 कंडीशंस। अभी हम ऐसे ही बोलेंगे। इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं, एनी वन फुलफिल्ड, तो आप आर हो जाएंगे। आर का मतलब रेसिडेंट हो जाएंगे। मतलब या तो आप ROR हो जाएंगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, ये, या आप RNOR हो जाएंगे, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। याद रखना, जिसको R बुलाया जाता है सिर्फ, वो ROR ही होता है। जो R बोलेगा, जहां पे सिर्फ बोले रेसिडेंट, इसका मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट। हम ROR इसलिए लिख रहे हैं कि तुमको समझ में आए चीज। वो बट नॉट ऑर्डिनरली है, तो ये ऑर्डिनरली है। अब समझ गए चीज को? क्लियर है? तो R का 2 पार्ट। समझ गए चीज को? अब यहां पे एक चीज, अगर बोथ नॉट सेटिस्फाइड, दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो ही विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट। सोचना ही नहीं है फिर। अगर दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं हुआ, दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देंगे हम लोग? नॉन रेसिडेंट कर देंगे। समझ गए चीज को? क्लियर है? तो कोई एक सेटिस्फाइड होना जरूरी है, तब आगे का प्रोसीजर चालू होगा। अगर कोई भी एक सेटिस्फाइड है, सर दोनों सेटिस्फाइड कर दिया, R² कर देंगे, नहीं, R ही होगा। बस देखना होगा वो ROR वाला R है कि RNOR वाला है। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? सेटल्ड है? तो श्योर? तो आगे बात कर रहे हैं, हटा दें इसको। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी नहीं है। अब सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 बोलता क्या है? बोला इफ एन इंडिविजुअल, देखो हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, इफ एन इंडिविजुअल satisfies any one of the 2 condition given under section 6 subsection 1, then he will be, इंग्लिश में लिख रहे हैं, treated as resident. He will be treated as resident if he does not fulfill any of the 2 conditions। ये कंडीशन है, बोल देते, नहीं तो यही पूछेगा क्या लिखे हैं। एनी वन ऑफ द 2 कंडीशन, then he will be treated as नॉन रेसिडेंट। समझ गए चीज को? एनी वन, या तो यहां से लिख लो एनी वन और बोथ, जिससे तुमको पता है सर दोनों कर दिया, हम तो कंफ्यूज हो गए, अरे इसीलिए हम बोल दिए। समझे मेरा बात? ये ध्यान रखना। क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर में?
एनी वन ऑफ द टू कंडीशन हो या बोथ ऑफ द टू कंडीशन सेटिस्फाई करे, बंदा आर हो जाएगा। अगर दोनों नहीं करता है तो उसको क्या मान लेंगे, नॉन रेसिडेंट। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में? अब जैसे रिकी पॉन्टिंग है, कौन है रिकी पॉन्टिंग? ऑस्ट्रेलिया का एक्स क्रिकेटर है। अब वो बंदा कहाँ रहता है? ऑस्ट्रेलिया में। कभी कभार इंडिया आता है, हाँ कमेंट्री करने आता है कई बार, और आईपीएल में किसी का टीम का कोच वोच कुछ बना हुआ है शायद, पता नहीं। तो उस सिचुएशन में क्या वो इंडिया का रेसिडेंट मान लिया जाए? अब अपने तो देख रहे हैं जैसे ही रेसिडेंट हो जाएगा टैक्स मिल जाएगा, ए भाई तेरे रेसिडेंट हो जाएगा। ऐसे नहीं चलता है, रूल बनाइए, सामने वाला अपना हिसाब से आएगा और जाएगा। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में? नाउ सेटल्ड है। अब इसके अंदर में जो दो कंडीशंस है उसके ऊपर थोड़ा बात किया जाए। कंडीशन नंबर 1, पहला कंडीशन देखो कितना सुंदर हैंडराइटिंग है, अद्भुत, अविश्वसनीय। कंडीशन 1 पहला, इफ he stays in India for a period of 182 days or more during the relevant, पूरा ही लिख दो, ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अगर कोई बंदा 182 डेज और मोर रहता है इंडिया में ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, ही विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट। सर याद रखने में दिक्कत होगा? नहीं। साल में टोटल कितने दिन होते हैं? 365 डिवाइड बाई 2 करो, 182.5 ही आएगा। तो अगर कोई बंदा 182 और मोर हो जाता है तो उस सिचुएशन में उसको क्या मान लिया जाएगा? इंडिया का रेसिडेंट मान लिया। इसीलिए जो दो कंट्रीज के बीच में बाइलेटरल सीरीज खेली जाती है क्रिकेट में, टेस्ट मैच या कुछ भी होता है, वो इसी तरीके से किए जाते हैं कि भाई 182 रीच नहीं करे। क्योंकि अगर वो लोग आधा से ज्यादा यहाँ रह गया, अब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आया खेलने के लिए, हम लोग बॉर्डर बंद कर दिए, हम लेते 190 दिन खेलता रहेगा, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? रेसिडेंट हो जाएगा। फिर हम लोग उससे हर चीज का टैक्स ले सकते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए सर जी 182 डेज से कम का ही खेला होता है। समझे चीज को? तो हर एक चीज को ऐसे ही जचाया जाता है। और कोई भी कंट्री का अगर इंडिया में ऑस्ट्रेलिया आ रहा है एक साल, तो अगले साल ऑस्ट्रेलिया इंडिया जाता है, जिससे क्या है कि लगातार आने से भी फंस सकता है, उसका क्लॉज है आगे जाके। इसीलिए सारा काम करके किसी तरीके से उसको नीचे रखा जाता है। अब समझे चीज को, क्लियर है पक्का सर, कोई दिक्कत? तो पहला चीज क्या है? इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। और अगर ये कंडीशन फुलफिल ना हो तो इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days or more during the relevant previous year and देखो यहां 60 दिन का क्राइटेरिया दिया है रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, साथ में एंड लगाया है, एंड 365 days or more during the 4 previous years immediately preceding the, अच्छा पूरा लिख दो, immediately preceding the relevant previous year। ये relevant है, तुम लोग परेशान करेगा, ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। आप समझ गए चीज को कि नहीं समझे? पहले ये बताओ, हम तुमको इसको डायग्राम के बेसिस पे समझा देते हैं।
सर हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2025 2026, तुम अपना हिसाब से कर लेना, ठीक है। तो कंडीशन क्या बोला पहले ये समझो, दो कंडीशन बोला। पहला बोला तुम लिखने में लगे रहोगे, अभी समझा रहे हैं, अब काम का चीज समझ लो। पहला कंडीशन बोला 25-26 में ग्रेटर देन इक्वल टू 182 डेज स्टे इन इंडिया, 182 और मोर स्टे इन इंडिया, आधा या उससे ज्यादा हमारे यहाँ पे रहो तो तुम रेसिडेंट हो। और दूसरा कंडीशन बोला सर जी ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 25-26 में 60 डेज और मोर, 60 डेज और मोर एंड साथ में एक और कंडीशन डाला 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, तुम्हारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या 25-26, उसके पहले का 4 साल 24-25, 23-24, 22-23 और 21-22, ये चारों साल को जोड़ के तुम्हारा नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया में कितना होना चाहिए मिनिमम 365 डेज और मोर। समझ गए। अब सपोज करो कोई बंदा पहली बार यूएस से इंडिया आया घूमने के लिए, ऐसा होता है ना टूरिस्ट लोग आता है, 3 महीना इंडिया घूमा बढ़िया से, ताजमहल से लेके बहुत सारा चीज देखा, ठीक है। अब 3 महीना रह लिया, कितना दिन रहा इंडिया में 90 डेज, 3 महीने का मतलब 90 डेज तुम्हारा 180 हो जाता है। 90 डेज रहा, क्या हम उसको रेसिडेंट बोल देंगे? नहीं। 182 डेज रहा, नहीं, तो रेसिडेंट इसके बेसिस पे नहीं होगा। दूसरे में जाइए, क्या 60 डेज रहा? बोला हाँ, लेकिन 60 के साथ 365 पिछले 4 साल में, पहली बार आ रहा है इंडिया में, क्या वो होगा? नहीं, तो ही विल बी ए नॉन रेसिडेंट, तो ही विल बी ए नॉन रेसिडेंट। समझे चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर? ये ध्यान रखना, दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होने से ये एक कंडीशन बना है, ये अलग अलग नहीं है, कंबाइंड कंडीशन है। ये कंबाइंड दोनों फुलफिल होगा तो एक कंडीशन फुलफिल होगा। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मतलब रेसिडेंट होने के लिए सबसे पहले सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में 2 कंडीशन है, उसमें से कोई भी एक फुलफिल कर दो या दोनों कर दो। सर हम दोनों करेंगे, हम बहुत अच्छे आदमी। अच्छे नहीं हो गुरु, तुम गरीब आदमी हो, क्योंकि तुम हमेशा इंडिया में ही रहे हो, हमारी तरह हो। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? तो यू विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट, तुम दोनों फुलफिल कर दोगे ना। तुमसे अगर पूछा जाए तुम्हारा नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया पिछले साल कितना था, बोला जितना दिन था साल में उतना हम थे यहाँ, तो तुम्हारा 182 डेज तो हो ही जाएगा। यस और नो? 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, यू आर अ रेसिडेंट। और 360 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, बोला सर क्या मजाक कर रहे हैं, 2 महीना से ही हो जाता हमारा, तो हम तो ऐसा 6 महीना रहते हैं, तो अल्टीमेटली हम तो ऐसे ही हैं। तो 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? ये दोनों में से कोई भी एक करो या दोनों कर दो, तुम रेसिडेंट हो जाओगे। दोनों नहीं किया, नॉन रेसिडेंट। दोनों नहीं किया, नॉन रेसिडेंट। दोनों किया, रेसिडेंट। कोई भी एक किया, रेसिडेंट। आप समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? अब यहां झमेला क्या आता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ध्यान रखने होंगे। पहला नोट, पहला पॉइंट कंटिन्यूअस स्टे इन इंडिया इज नॉट नेसेसरी, इज नॉट नेसेसरी। मतलब तुमको 60 डेज 182 डेज जो बोला है, एक साथ रहने का दरकार नहीं है। तुम किसी महीना 5 दिन रहा, किसी महीना पूरा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए चीज को? क्लियर है? टोटल मिला के 60 और 182 कर लेना। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? नंबर 2, डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर, ऐसे लिख देते, नहीं तो पूछेगा कहां, इन इंडिया और फ्रॉम इंडिया। बोथ आर इंक्लूडेड in
counting the number of days stay in इंडिया। मतलब समझ में आया? एज्यूम करिए आप 1 मई को इंडिया के बाहर गए, 1 मई 2026 को आप इंडिया के बाहर गए, आउटसाइड इंडिया, और 31 मई 2026 को यू केम बैक, तो तुम्हारा नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया मई में कितना होगा? जिस दिन गया वो भी काउंट होगा और जिस दिन आया वो भी काउंट होगा, टोटल कितना हो गया? 2 डेज। अब समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर? जिस दिन जाओगे वो भी जुड़ेगा और जिस दिन आओगे वो भी जुड़ जाएगा। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछता है, ऐसा चीज ध्यान रखना। जिस दिन गया सर ले कि नहीं ले, तो सुबह चला गया होगा, तुमको कैसे पता कब गया? तो बाबा मत बन जाना हुआ। एक काम, नंबर कम हो जाएगा। समझे चीज को? ये ध्यान रखना। क्लियर रहेगा ये चीज? कोई दिक्कत इसके अंदर में? नाउ नंबर 3, हाँ नीचे बैठ जाओ। स्टे एट सेम प्लेस, नीचे बैठ सकते हो, सेम प्लेस का दरकार नहीं है। स्टे एट सेम प्लेस इन इंडिया इज नॉट नेसेसरी। मतलब समझ में आया? नागपुर, कानपुर, रामपुर, कहीं भी रहिए, इंडिया में रहिए। बोला सर हम टॉयलेट कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, तो मेरा तो बाथरूम में ही निकल गया था, मेरे को कैसे आप इंडिया में मान लिए? उस समय तो हम कहीं और रहते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको इंडिया में ही माना जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप इंडिया में कहीं भी हगिए करिए, कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर में। समझ गए चीज़ को? क्लियर है पक्का? तो तुमको समझ में आ गया ना, तुम्हारा टैक्सेबल रहेगा। ये ध्यान रखना है, ये सब मत सोचना। देखो हम नाम नहीं दिए वीडियो में, ठीक है ना? कुछ बोले क्या? तब फिर चौथा, ये हम लिखवा रहे हैं, इंस्टीट्यूट नहीं लिखता है जल्दी से, बट हम लिखवा देते हैं। इफ टाइम ऑफ अराइवल एंड टाइम ऑफ डिपार्चर बोथ आर गिवन, दोनों दे दिया है, कब इंडिया में आया और कब इंडिया से गया, तब तो उस सिचुएशन में 24 आवर्स मेक्स अ डे, 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे होता है, यस और नो? तो टाइम के बेसिस पे चेक कर लेना उसका कितना हो रहा है और कितना नहीं हो रहा। ये कंडीशन बोलते हैं, बट एक्चुअली इस कंडीशन के बेसिस पे सम्स आता नहीं है, बट पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ दे दिया। सर एग्जाम्पल दीजिए ना, 1 मई को सुबह 4 बजे आउटसाइड इंडिया, ठीक है, सही है, और 1 जून को सुबह 6 बजे इन इंडिया, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है 1 मई से लेके 1 जून के बीच में कितना दिन इंडिया में रहा। ए भाई 1 मई को इंडिया से कब चला गया? सुबह 4 बजे, तो कितना घंटा रहा इंडिया में? 4 घंटा। कितना बजे इंडिया आया? 6 बजे। तो कितना घंटा इंडिया में रहा? 6। सुबह 6 बजे आया तो 18 घंटा इंडिया में रहा, 6 ही रहा। अरे 6 तो बाहर था, इंडिया में सुबह 6 बजे आ गया। तुम सुबह 6 बजे घर घुस जाते हो, तो सुबह 6 बजे से लेकर रात तक घर में ही ना हो। ये भी सिखाना पड़ रहा है। टोटल कितना हुआ? 22 घंटा। नंबर ऑफ डेज स्टे, क्योंकि 24 नहीं हुआ। अब समझे चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? ये हम समझाने के लिए किए हैं, आता नहीं है, बट पता रहे आ गया तू तुरंत बोल देगा आप तो पढ़ाए नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ाए हैं, समझे? हम दूसरा एग्जाम्पल भी दे रहे हैं तुमको। 4 PM पे इंडिया से गया और 4 AM पे आ गया। अब जागृति बताओ 1 मई से लेके 1 जून के बीच में कितना घंटा इंडिया में रहा?
4 घंटा इंडिया में रहा। देखिए कितनी समझदारी से बोली है। 4 PM है। PM तो सुबह होता है तुम्हारा। नहीं नहीं, PM सुबह होता। ना ना ना, गलत। देश के जो अर्थशास्त्री और जो लोग भी थे मैरीटाइम जोन में, उन सबको आज समझाना पड़ेगा कि PM मतलब सुबह होता है। तुमरे चुप और नहीं चुप से क्या ये एक चीज का कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा? बोलो हंसी। कितना घंटा इंडिया में रहा 1 मई से 1 जून? कितना टफ सवाल पूछ लिए। भारत का राष्ट्रपति कौन है बताओ? देखो, पता ही नहीं है। केसवी बोलो कितना घंटा इंडिया में रहा? बताओ बेटा। ए, तुमको बताते हैं। बताओ बेटा कितना घंटा। ए, तुमको मौका देंगे, तुमको मौका देंगे। तुम लोग का ठीक ही मोबाइल में घड़ी है, बस बता देता इतना बजा है। कितना जिए हो, कितना क्या हुआ तुम लोग को नहीं पता चलता है। ठीक ही बात है। क्या हालत है किशन, तुम बता दो बेटा। 12। देखिए इनके 12 बज गए। आप बोलिए, कुछ इज्जत रख लीजिए किसी का। 20 आवर्स इंडिया में रहा। देखिए कितना समझदारी से बोली है। बहुत बढ़िया, हमें बहुत सुंदर जवाब मिला। सानिया तुम बोल लो पहले। BC होगा। तुम बोलोगी क्या साक्षी? नहीं, हो गया काम। निवेदिता आप घंटा बोल दीजिए बस, और कुछ मत बोलिए प्लीज। हमको आवर बता दीजिए, आप लोग हमको समझाइए मत। 4 PM गया है तो अरे हमको मतलब नहीं है। आप जोड़िए। इतना देर से क्या जोड़ नहीं रहे थे आप लोग? ट्वेंटी 4 आवर हुआ है। 24। देखिए वेरी गुड। आप भी बोलिए। 20 20 20 20। तुम बोलो कितना घंटा इंडिया में रहा? मेरा क्वेश्चन। बस खत्म हो गया, छोड़ दो। अब आओ, 4 PM को इंडिया से गया क्या? तो दिन का 12 बजे तक तो था। तो 12 नून प्लस 4 बजे तक शाम का, मतलब 16 घंटा इंडिया में रह के गया। फिर आया भी तो 4 बजे। तो 4 बजे जब सुबह आ गया, तो सुबह 4 बजे से लेके रात का 12 मिडनाइट तक इंडिया में था। तो टोटल 24 घंटा होता दिन में, उसमें 4 घंटा फॉरेन में था। तो कितना इंडिया में था? तो 36 आवर्स। तो 1 डे एंड 16 आवर्स। यस और नो? वाह, हाँ बोल रहा है। 1 डे प्लस 12 आवर्स। 24 आवर्स मेक्स अ डे। 24 प्लस 12, तो 1 दिन जुड़ जाएगा कैलकुलेशन में। देखो इट्स ओके। अच्छा इससे क्वेश्चन नहीं पूछा आज तक, नहीं तो तुम लोग सब ऐसे ही आ जाते वापस अगले बार के लिए। मतलब इसको भी समझाना पड़ा हमको। ये कितना शर्म का बात है। बोला हम लोग को आता ही नहीं कैलकुलेशन। हम शर्म का नहीं बोल रहे, तुम शर्म का सोची थी। और रॉन्ग। क्या चीज क्लियर है, सेटल्ड है? कुछ पूछना है? समझ गए चीज को? लीजिए पहले यहाँ तक ये सब एग्जाम्पल लिख लीजिए, जिससे, क्योंकि ये सब भी तो जरूरी है ना। आप लोग कैसे पता चलेगा शाम का 4 बजे क्या होता है ना केसवी? ये भी बताना पड़ेगा। तुम रोज फ्रूट खाती हो बेटा? बुद्धि कहाँ जाता है? वो एप्पल और वो जो अनार फनार जो तुम्हारे शरीर में जा रहा है, उसमें क्या दिमाग नहीं है? हो गया? सर वो टेबल नहीं लिखी है ऊपर ऊपर। ये समझ गए तो चीज को कॉपी करो।
नाउ सर, अभी तक कंडीशन समझ में आ गया, रूल समझ में आ गया, करेक्ट है। अब सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन का मतलब अपवाद, इसका मतलब होता है, मतलब जो नॉर्मल प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं करेगा। एक्सेप्शन बोलता है इन द फॉलोइंग केसेस, इन द फॉलोइंग केसेस सेकेंड कंडीशन under section 6 subsection 1 is not applicable, is not applicable, मतलब 60 प्लस 365 वाला जो कंडीशन था वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। मतलब अब ये जो कंडीशंस हम लोग पढ़ेंगे, ये जो एक्सेप्शन पढ़ेंगे, इसमें अगर तुम्हारा 182 डेज और मोर है तभी तुम रेसिडेंट हो, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। समझ गया ना मेरा बात? मतलब यहां पे 60 प्लस 365 वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो बंदा 182 डेज इंडिया में रहेगा वही रेसिडेंट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? इसमें पहला नंबर 1 बोला, इफ एन इंडियन सिटीजन goes out of India for employment purpose, during the relevant previous year। चीज को ढंग से समझना, सिर्फ ये एक ही साल के लिए एप्लीकेबल है। हमारे भ्राताश्री 2016-17 में दुबई गए थे एज पार्ट ऑफ हिज जॉब, वहां ट्रांसफर हुए थे फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस 16-17 में। तो जिस ईयर में तुम जा रहा है ना, अगर तुमने रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में जिसमें तुम जा रहे हो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, बस उसी ईयर के लिए 182 है। अब वो 16-17 में जब इंडिया के बाहर दुबई जाके सेटल हुआ फॉर जॉब पर्पस, तो सिर्फ 16-17 में चेक किया जाएगा 182 वाला ये एक्सेप्शन। 17-18 जब जाएगा वापस नेक्स्ट ईयर, अब वो कहां पे है? बाहर ही है। अब ये कंडीशन अप्लाई नहीं करेगा, अब ये कंडीशन अप्लाई नहीं करेगा। अगर आप करंट रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में इंप्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहे हैं तो आपके लिए ये चीज अप्लीकेबल है, अदरवाइज अप्लीकेबल नहीं है। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत? मतलब आपको अगर बाहर जाना है जॉब के लिए, तो देखिए आपको करना क्या चाहिए, आपको कोशिश करना चाहिए कि आपका नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया 181 हो या उसके नीचे हो। इसका रीजन है, सपोज करो तुम 4 अक्टूबर को इंडिया के बाहर गए, 2025 को इंडिया के बाहर चले गए दुबई, एक बार एग्जांपल लो, ठीक है, फॉर जॉब, तुम्हारा जॉब के लिए तुम चले गए। क्या एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आप बाहर जा रहे हैं? हाँ। करंट प्रीवियस ईयर में जा रहे हैं? हाँ, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में जा रहे हैं। तो आपके लिए क्या 63-65 अप्लीकेबल है? ना। आपके लिए क्या अप्लीकेबल है? 182। अब देखो इस आदमी के साथ क्या होगा। किस दिन जा रहा है? 4 अक्टूबर। क्या अप्रैल में इंडिया में था? हाँ। कितना दिन होता है अप्रैल में? 30। क्या मई में इंडिया में था? कितना दिन होता है? 31। वो कर लो ऐसे, तुम लोग को तब पता रहेगा ना। कल को हाथ ही कट गया किसी दिन, नहीं राम सपाट हो गया ऊपर का, तो क्या करोगे? जून 30। जुलाई में क्या इंडिया में था? हाँ 31। अगस्त 30, 31। सितंबर 30। अक्टूबर 4, जिस दिन गया वो भी काउंट होगा, बोले थे ना। अब जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना ये, मतलब 180 हो गया। 1 2 3 और 4
कितना हुआ? क्या 182 डेज और मोर हो गया? तो ही विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट। अब इससे नुकसान क्या होगा? आप इंडिया के रेसिडेंट हो गए तो आपको इंडिया में भी टैक्स देना पड़ेगा जो इनकम आप दुबई में अर्न करेंगे, और दुबई का गवर्नमेंट अगर तुमसे टैक्स ले रहा है तो वो भी दो। तो आप एक ही बार में दो जगह टैक्सेबल हो जाएंगे। तो बुद्धिमानी क्या है? पहले ही भाग जाओ, पहले ही भाग जाओ, उसी में भलाई है। मतलब सर जी तुमको बेसिकली तुमको 28 सितंबर को निकल जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 150 152 153 प्लस 28 181 होगा। 28 सितंबर तक तुमको इंडिया से बाहर चले जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, तुम्हारा 181 डेज आएगा मैक्सिमम, तो आपके ऊपर नॉन रेसिडेंट का टैग लग जाएगा। तो इससे क्या फायदा है? तुम बाहर जो इनकम अर्न कर रहे हो उस पे इंडिया में तुमको टैक्स देने का दरकार नहीं है। तो फायदा हुआ कि नुकसान? बहुत बड़ा फायदा है। अब समझे चीज को? क्लियर है? पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? तो हम तुमको समझा दिए कि कहानी क्या है। पहला चीज समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बोलो। क्लियर है? पहला एक्सेप्शन कॉपी करिए फटाफट। नेक्स्ट दूसरा एक्सेप्शन बी। नो बॉल बी। तुम सीधी उधर रहो। कोई बीमारी हुआ तो बात करो। सेकंड कंडीशन, इफ एन इंडियन सिटीजन goes out of India on an eligible voyage as a member of a crew, rather इसको एक काम करो, एज अ क्रू मेंबर, छोटा कर देते ना, ऑफ एन इंडियन शिप। अब ये क्या हुआ? चीज को ढंग से समझना, बहुत अच्छा चीज है। पहले ये समझो कि एलिजिबल वोएज होता क्या है। ठीक है, एलिजिबल वोएज हुआ क्या? वोएज का मतलब जो शिप जाती है ना सैर करने, घुमाने, उनको हम लोग बोलते हैं वोएज, एक जर्नी। तो एलिजिबल वोएज का मतलब इफ इट स्टार्ट्स और ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ प्लेस outside India, from a place outside India, and terminates its journey in India। मतलब अगर चालू बाहर से हुआ है तो एंड कहाँ होना चाहिए? इंडिया में। और starts from any port in India and ends any port at any port outside India. This is also eligible voyage। मतलब समझ में आया? मतलब इंटरनेशनल शिप है, बेसिकली देखा जाए तो इंटरनेशनल वाटर्स में जाता है और बंदा, अब अगर आप यहाँ से यूएस जा रहे शिप से, क्या तुरंत पहुंच जाएंगे? इट विल टेक डेज, बेसिकली मंथ भी लग जाता कई बार। तो उस सिचुएशन में उसके अगर आप मेंबर बन के जा रहे हैं उस शिप के, तो वहां पे आपके लिए ये रूल अप्लीकेबल होगा। अब समझे चीज को? क्लियर है? एज ए क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप,
क्रू मेंबर का मतलब जो उस शिप पे काम करता है ना बंदा लोग, उसको क्रू मेंबर बोलते हैं। समझ गए चीज को, ये ध्यान रखना। इस केस में क्या होगा, अब पता कैसे चलेगा वो इंडिया के बाहर कब गया और इंडिया में आया कैसे। तो जब भी आप किसी एलिजिबल वॉयज या जो इंटरनेशनल वाटर्स में जो शिप जाता है, आप उसमें जब भी एज अ क्रू मेंबर जाते हैं तो आपको एक सीडीसी मिलता है। इसका फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। आपको ये मिलता है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ये जो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भैया तुम जैसे ही उस शिप पे चढ़ते हो, आज जैसे टाइटैनिक जा रहा है सेल के लिए, तो जितने जन उसमें काम करेंगे वो सब इंप्लॉय उस पे चढ़ेंगे ना, तो चढ़ते वक्त एक रजिस्टर है, उसमें उनको साइन करना पड़ता है कि भैया आज से मेरा जर्नी चालू हो रहा है। और जिस दिन वो लोग उतरते हैं तो साइनिंग ऑफ होता है। तो जब वो साइन ऑफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइनिंग ऑफ और एक साइनिंग इन। समझ गए चीज को, क्लियर है? तो उसके अंदर में स्टार्टिंग डेट पे आप लोग साइन इन करते हैं और लास्ट डेट पे क्या करते हैं, साइन ऑफ। करेक्ट है? ये जो पीरियड है साइनिंग और साइन ऑफ, दिस पीरियड विल बी ट्रीटेड एज, इट विल बी ट्रीटेड एज आउटसाइड इंडिया स्टे। outside India stay, both dates inclusive। ये ध्यान रखना, both dates inclusive, ये ध्यान रखिएगा। क्या चीज समझ में आ गई? क्लियर है? पक्का सर? एग्जाम्पल आएगा, डोंट वरी, अभी पहले थ्योरी सेट करना जरूरी है, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए हम तुम्हारे सामने सब कुछ रख दिए हैं। क्या चीज क्लियर है पहले ये बता दो। सेटल्ड है तो? श्योर तो? आगे बढ़े, कुछ बाकी है लिखना? डन सबका? तीसरा एक्सेप्शन, थर्ड, इफ एन इंडियन सिटीजन और अ PIO, ये हम शॉर्ट फॉर्म जान पूछ के लिखा है। आजकल कई जगह तुम लोग न्यूज चैनल में, टीवी में देखोगे PIO लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब PO नहीं है, इसका मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब तुम्हारे दिमाग में चलेगा ये हुआ कौन, तो हम तुमको पहले इसका मीनिंग बता दे रहे। PIO मीन्स अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज समवन हुज पेरेंट्स or grandparents were born in undivided India। अब समझे मेरा कहानी इसका? अगर 1946 में आपके दादाजी लाहौर में पैदा हुए थे, तो आप, क्या लाहौर 46 में इंडिया का पार्ट था? यस। तो यू विल बी ट्रीटेड एज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। भले ही तुम अभी पाकिस्तान में हो, बट तुमको PIO माना जाएगा। अब समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का सर? यू विल बी ट्रीटेड एज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। समझ गए चीज को? इफ योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वेयर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, तो यू विल बी ट्रीटेड एज PIO। समझ गए चीज को? अब समझ गए ना PIO होता क्या है? बस अब आगे बढ़ते हैं। इफ एन इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु नॉर्मली resides outside India comes to a visit to India during the relevant previous year। समझ में आया चीज? मतलब सर अब चीज को समझो। अब कोई बंदा इंडिया का ही है, इंडियन सिटीजन बोला,
अब वो बंदा क्या है, यूएस में परमानेंटली रहने लग गया है, ठीक है, वहीं जॉब कर रहा है। अब आप जॉब कर रहे हैं, वहीं पे रह रहे हैं, आप इंडिया में आए, आ सकते हैं ना माँ बाप से मिलने, किसी से भी, तो उस समय आप इंडिया के है तो सही, सिटीजन तो आप इंडिया के हैं, बट आप रह कहाँ रहे हैं, बाहर, जॉब पर्पस के लिए। जिस साल पहली बार जॉब के लिए जा रहा तब तो 182 लगा दिया था, लेकिन उसके बाद 2-3 साल 4 साल जो तुम रहोगे बाहर, उस समय तो 182 पहला कंडीशन में नहीं लग सकता है। तो बोला अगर वो लोग इंडिया आता है अपने माँ बाप से मिलने, कोई रिचुअल या कुछ इंसिडेंट हो जाता है, किसी का डेथ हो जाता है फैमिली में, तो आदमी को आना पड़ता है। अगर वो आता है, अब आके अगर 60 दिन रह लिया, 60 डेज, अब पकड़ ले 60 दिन हो गया गुरु, ये रेसिडेंट, अब टैक्स ले ले, क्या सही है? नहीं। तो उसके लिए भी 182 डेज का क्राइटेरिया है, उसके लिए भी क्या है, 182 डेज का क्राइटेरिया। अगर 182 डेज फुलफिल करेगा तो ही वो रेसिडेंट है, अदरवाइज वो रेसिडेंट नहीं। आप समझे चीज को, क्लियर है पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में? दूसरा, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओस, ये इंडिया में आते हैं, आते ही हैं। पाकिस्तान से काफी आदमी ऐसा होता है जो यहाँ पे मेडिकल वीजा लेके आता है इलाज के लिए। हम लोग यहाँ का इलाज वहां से फार बेटर है, लोग आते हैं। अब इलाज में 3 महीना 4 महीना रख सकता है कि नहीं? क्या उसको हम लोग यहाँ पे रेसिडेंट बना दे? नहीं। टैक्स ले ले? नहीं। तो इस चीज के लिए। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि जब बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ, तो उस समय काफी सारी प्रॉपर्टीज लोगों की इधर उधर दोनों जगह रही है, वो हो सकता है कि नहीं, बट ऑब्वियस है लोगों का काफी सारा प्रॉपर्टी यहाँ भी हो सकता है, तो वो लोग उसके लिए यहाँ आ सकते हैं कि नहीं, या उनके रिलेटिव यहाँ रहते हैं तो उनसे मिलने आ सकते हैं कि नहीं। तो इन सारे सिचुएशंस में बोल दिया गया, आइए, आपके ऊपर 60 डेज अप्लीकेबल नहीं है। इफ यू स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, you will be treated as resident, that point only, otherwise not। आप समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? श्योर है तो, पक्का तो, क्लियर है? नाउ इसमें एक बहुत बड़ा गेम प्लान बदला गया। गेम प्लान क्या बदला? कहानी कर दिया, बोला हाउ एवर इफ पीआईओ और इंडियन सिटीजन, उसी का बात हो रहा है, मतलब सिर्फ इसी पॉइंट के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। टोटल इनकम फ्रॉम इंडिया, हाउएवर इफ द पीआईओ, जो बंदा आ रहा है पीआईओ या इंडियन सिटीजन, अगर वो इंडिया आ रहा है, एंड इफ टोटल इनकम फ्रॉम इंडिया accrued in India or received in India, whatever you say, ठीक है ना। accrued को भी जोड़ा जाएगा, जो इंडिया में accrue हो गया वो भी, ठीक है। exceeds 15 लाख, कितना? 15 लाख, and his stay is greater than equal to 120 days, greater than equal to 120 days in relevant previous year, and greater than equal to 365 days in, बोलो क्या होगा, 4 years immediately preceding the relevant previous year, तो वो रेसिडेंट मान लिया जाएगा। तब वो क्या मान लिया जाएगा सर? रेसिडेंट मान लिया जाएगा। क्या समझ में आ गया? अब बोलिए, क्या चीज क्लियर है? पहले ये बताइए, समझ में आया? क्लियर हुआ? कॉपी करो जल्दी से, तो हम थोड़ा बात कर लेंगे तुमसे इसको लेके। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, इसका मतलब क्या हुआ ये समझो। बोला अगर कोई पीआईओ या इंडियन सिटीजन हु नॉर्मली रिसाइड्स
outside India. He normally resides outside India. Comes to the visit to India. तो 182 है. बट अगर वो इंडियन सिटीजन का इंडिया से इनकम 15 लाख से ज्यादा है, इंडिया का, फॉरेन इनकम को नहीं जोड़ना है. अब वो बंदा पाकिस्तान से, पाकिस्तान में 50 लाख रुपया कमाता है, हमको कोई तकलीफ नहीं है. लेकिन अगर उसका इंडिया से इनकम 15 लाख से ऊपर है, मतलब वो इंडिया से पैसा छाप रहा है, तो हम उसको बोलेंगे भाई ते 120 डेज मत रहना, तुम 120 के पहले चला जा बस. क्योंकि अगर तुम 120 डेज रह गया तो हम तेरे को क्या मान लेंगे, रेसिडेंट मान लेंगे. अब समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में. देन इन दैट केस अगर वो 120 डेज रहता है इंडिया में, याद रखना ये सिर्फ अकेला कंडीशन नहीं है, लेकिन 120 डेज प्लस 365 डेज दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए. मतलब कंडीशन बी जो था, सेकंड पार्ट जो था, उसमें 60 की जगह 120 हो गया. बस 60 की जगह क्या हो गया, 120 हो गया. 60 एंड 365 था, यहाँ पे 120 एंड 365 है. ये ध्यान रखना. साथ में 15 लाख का इंडियन इनकम होना चाहिए. फॉरेन इनकम का कोई कहानी नहीं है. इंडिया से इनकम अगर 15 लाख या उससे 15 लाख से ज्यादा, एक्सीडिंग 15 लाख, तो अगर तुम्हारा 120 डेज इंडिया में हो गया इस साल और पिछला 4 साल में 365 डेज या उससे ज्यादा हुआ, तो आई विल ट्रीट यू एज रेसिडेंट. आई विल ट्रीट यू एज रेसिडेंट. अब समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में. यहां पे तुम्हारा बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का खत्म हो गया. क्या टफ लगा अभी तक चीज? पूरा कॉन्सेप्चुअली तुमको जितना क्लियर कर सकते थे हम उतना क्लियर कर दिए हैं. समझ में आ गया ना रेसिडेंशियल स्टेटस अभी तक सेटल्ड है तो श्योर. तो अब है ना, इस चीज को ऐसे नहीं पढ़ना है. इसको पढ़ने के लिए अपने आंखों को सेटल करें और दिमाग में सेट करें. पहला चीज रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल, और किसी चीज के बारे में नहीं सोचना. या तो रेसिडेंट या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, या फिर नॉन रेसिडेंट. पहला चीज सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 बेसिक कंडीशन बताता है, जो डिसाइड करता है आप आर है कि एनआर है. तो आर और एनआर के लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 है. आप उन दोनों में से दोनों कर दिए, आप आर हो जाएंगे. दोनों में से कोई एक किए, आप आर हो जाएंगे. आप दोनों नहीं किए, आप एनआर हो जाएंगे. समझ गए चीज को. पहला कंडीशन है, he must be in India for a period of 182 days or more during the relevant previous year, or he must be in India for a period of 60 days or more during the relevant previous year and 365 days or more during the 4 years immediately preceding the relevant previous year. करेक्ट है. दोनों में से कोई भी एक करिए आर, दोनों करिए आर, दोनों मत करिए एनआर. एनआर हो गए तो पाप ही कट गया, फिर आगे और कुछ चेक ही नहीं करना पड़ता है. आर होने से ही तकलीफ है. अब इसका एक्सेप्शन था. पहला एक्सेप्शन क्या बोला, कंडीशन 2 अप्लीकेबल ही नहीं है. 60 और 365 भूल जाओ. मतलब तुमको अगर रेसिडेंट होना, अगर तुम एक्सेप्शन में है तो तुम्हारा रेसिडेंट एक ही कंडीशन पे टिका हुआ है, 182 डेज और मोर. समझ गए चीज को. इसमें पहला एक्सेप्शन, इफ एन इंडियन सिटीजन गोज आउट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस. अगर आप जॉब से रिलेटेड बाहर जा रहे हैं इस पर्टिकुलर ईयर में, तो उस ईयर में तुमको 182 डेज से का क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा. अगर 182 डेज और मोर है तो तुम रेसिडेंट है, अदरवाइज तुम नॉन रेसिडेंट. खत्म, हटा. दूसरा, इफ एन इंडियन सिटीजन who goes out of India as a member of a crew of an Indian ship, तो तुम्हारा CDS में, CDC में, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में एलिजिबल वॉइस समझ में आ गया. बाहर से चालू होगा तो इंडिया में खत्म होगा, और इंडिया में चालू होगा तो बाहर में खत्म होगा. खत्म. उसके अंदर में जिस दिन तुम साइन करता है कि तुम चालू हो रहा वॉइस, और जिस दिन तुम एंड करता है, वो जो पीरियड होगा, उस पीरियड में जो भी डेज आएगा वो तुम्हारा माना जाएगा तुम आउटसाइड इंडिया है. उसमें क्या माना जाएगा, तुम बाहर है. क्योंकि डेफिनेटली तुम तैर रहा है, मतलब तुम्हारा शिप तैर रहा है, तो तुम भी बाहर में ही तैर रहा होगा, इंटरनेशनल वाटर्स में होगा, तो हम तुमको इंडिया में नहीं मानेंगे. अब समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में. तीसरा क्या था, इफ एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु नॉर्मली रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया. अब तुम जॉब करने के लिए बाहर गया, उस साल के बाद जब 4-5 साल जो बाहर रह रहा है, मतलब तुम बाहर ही रहता है नॉर्मली, यू कम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर टू विजिट समवन और व्हाटएवर. तो इन दैट केस तुमको सर जी इंडिया में कितना दिन रहना होगा, 182 डेज और मोर, तभी जाके तुम रेसिडेंट है, अदरवाइज तुम नॉन रेसिडेंट होगा. करेक्ट है. पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया. खत्म हो गया कहानी. याद रखना इसमें एक एक्सेप्शन डाला. हाउएवर, इफ एनी इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who normally resides outside India comes to a visit to India during the relevant previous year and his income from India
exceeds 15 lakh रुपया, exceeds 15 lakh रुपया, and his number of days stay in India is 120 days or more than नहीं 120, जब भी डे आ रहा है ना यहाँ पे और मोर आ रहा है, और मोर 182 days or more, 60 days or more, 365 days or more, 120 days or more, इन दैट केस यू विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट। अब समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर? फॉरेन इनकम से कोई मतलब नहीं है, जो इनकम इंडिया में हुआ है, मिल गया या एक्रू हो गया, दोनों को जोड़ देने का है। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? तो आप क्या है? रेसिडेंट है। समझ गए? कंटिन्यूअस स्टे इन इंडिया इज नॉट नेसेसरी, स्टे एट सेम प्लेस इन इंडिया इज नॉट नेसेसरी, डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर बोथ विल बी इंक्लूडेड व्हाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया। और अगर टाइम ऑफ अराइवल और टाइम ऑफ डिपार्चर दे दिया तो तुमसे होगा ही नहीं। समझ गए चीज को? तो हम समझ गए हैं 24 आवर्स मेक्स अ डे, जो कि तुम नहीं निकाल पाओगे, इसलिए क्या वो तो दुआ करना वो नहीं आए ऊपर वाले से हमेशा। क्लियर रहेगा ये चीज? कोई दिक्कत इसके अंदर? यहां तक में अगर कोई भी डाउट है तो हम लोग आगे बात नहीं कर पाएंगे, पहले यहां तक सेटल कर लो प्लीज। नाउ सर, अब हम लोग जा रहे हैं डीम्ड रेसिडेंट। सेक्शन 6(1) कैपिटल ए, ये ध्यान रखना, डीम्ड रेसिडेंट। ठीक है, ये झमेला है, इट इज वेरी झमेला। याद रखना, जो डीम्ड रेसिडेंट होगा वो अगर आर होता है, इसमें कंडीशन फुलफिल करता है, तो वो ऑटोमेटिकली RNOR हो जाएगा। मतलब तुमको रेसिडेंट माना गया है बट यू आर नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। अब समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? तो ध्यान रखना इस चीज को कि यू विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। समझ गए चीज को? अब इसमें क्या कहानी है, अभी जो ऊपर में ये पढ़े ना, ये वाला पार्ट, यही पार्ट यहां आएगा। यही पार्ट कैसे आएगा बस ये देखना। इफ एन इंडिविजुअल being an Indian citizen, मतलब एक इंडिविजुअल जो कि इंडियन सिटीजन है, इसमें PIO नहीं है। वहां PIO भी होता था, यहाँ PIO नहीं है। Who stays outside India in an international, ये हम जानबूझ के लिखे हैं तुमको समझाने के लिए, कंट्री, तो वो क्या हो गया? आउटसाइड इंडिया हो गया। करेक्ट है? हु स्टेज आउटसाइड इंडिया एंड इज नॉट लायबल टू टैक्स in that country मतलब जहां रह रहा वहां पे उसका टैक्स नहीं लगता है। समझ गए? तो काफी सारे इंडियंस क्या करते हैं, इंडिया से चले जाते हैं दूसरे कंट्री में रहने, जिनको टैक्स हेवन कंट्रीज बोली जाती है, कि भैया मेरा वहां पे टैक्स नहीं लगेगा, हम वहां रहेंगे, तो लोग वहां चला जाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है कि नुकसान? नुकसान। तो अब देखो क्या बोला, हैज इंडियन इनकम exceeding 15 lakh during the relevant previous year will be deemed to be a resident but not ordinarily resident। अब समझा मेरा बात? बोला तुम्हारा वहां टैक्स नहीं लग रहा है ना, लेकिन तेरा इंडिया से कमाई 15 लाख से ज्यादा का है। इंडियन इनकम समझ गया ना, एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम, एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम, ये ध्यान रखना। अगर तुम चाहे तो हम यहां लिख देते हैं इंडियन इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम
फॉरेन में करोड़ों कमा, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तेरा इंडिया से इनकम साल का 15 लाख से ज्यादा है तो हम तेरे को क्या मान लेंगे, डीम्ड रेसिडेंट मान लेंगे। डीम्ड रेसिडेंट का मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। अब समझ गया चीज को, क्लियर है पक्का सर? तो तुम्हारे लिए कहानी खराब हो जाएगा। क्या अभी कोई दिक्कत? पहले ये बताओ, क्या समझ में आया? बताओ उस पॉइंट और इस पॉइंट में क्या डिफरेंस है? वहां पे पीआईओ था, यहां पीआईओ नहीं है। और एक बात बहुत अच्छा बोला, 120 डेज, मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ नो ज्ञान ऑफ स्टे इन इंडिया। मतलब तुम्हारा इंडिया का स्टे 0 है तो भी तुम डीम्ड रेसिडेंट हो जाओगे। समझे मेरा बात? मतलब विजिट इन इंडिया ऐसे लिख देते, नंबर ऑफ डेज विजिटेड इन इंडिया नील, देन ऑल्सो सेक्शन 6(1)(a) इज एप्लीकेबल। अब समझ गया ना कहानी कितना भयानक सेट किया? बताओ क्या लेवल पे फोड़ा है, सोचो, एकदम खतरनाक लेवल पे हिट किया ऑन द स्पॉट। बोला कोई बात नहीं, तुम यहां से भागा है ना टैक्स देख के, बेटा यहां से 15 लाख से ज्यादा मत कमाना साल का, नहीं तो हम तुमको रेसिडेंट मान लेंगे। समझा चीज को? भले ही तुम इंडिया आ या मत आ। अब तुम्हारे मन में आएगा टैक्स कैसे लीजिएगा जब वो वहीं बैठा रहेगा? तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए था क्वेश्चन, टीडीएस लगा देंगे। जो बंदा इनको पेमेंट करेगा उनके ऊपर ये सिस्टम बैठा दिया है कि भाई उनका टैक्स तुम काट करके जमा कर देना, नहीं काटा तो तुमको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? चोरी चमारी का नहीं काम, पतित पावन सीताराम। समझे मेरा बात? ये ध्यान रखना, क्लियर रहेगा ये चीज? कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? सेटल्ड है? ये हो गया तुम्हारा नो ज्ञान ऑफ स्टे इन इंडिया। कुछ पूछना है? क्या चीज समझ गए पहले बताओ? श्योर है तो? पक्का तो? कोई भी डाउट नहीं है? ये क्या नाक का निकाल के घुमा रही हो क्या? ये सब मत करो हमारे सेंटर पे, बताओ। देखो तुम्हारी टी शर्ट पे चिपका है। क्लियर है चीज? पक्का? कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? सेटल्ड है तो? नेक्स्ट। पूरा सेटल्ड हो गया तो? सब चीज समझ गया ना? कोई डाउट नहीं है ना भाई? अब आ गए हम लोग दूसरे सेक्शन में। कौन सा सेक्शन है बताओ? सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। ऐसा लिखें कि तुम टेढ़ा होके भी देखोगे तो 6 ही दिखेगा, 8 नहीं दिखेगा। ठीक है, बता दिए 6 6। ठीक है, ध्यान दे। 2 बार बोले हो मतलब तुम क्या हो? बस ठीक है, समझ गए? मतलब अरे इसका बोल रहे उसका नहीं, अरे यार तुम लोग कैसे कर रहा है? देखो, इफ एन इंडिविजुअल becomes a R, becomes a R का मतलब रेसिडेंट, he becomes a resident by virtue of, क्या इंग्लिश हो गया मेरा, उफ, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, then we need to check that whether he is a resident but not ordinarily रेसिडेंट। मतलब समझा ना मेरा बात? हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि वो RNOR है या नहीं है। अब समझ गए चीज को? आर होने से NR हो गया, कहानी खत्म, नॉन रेसिडेंट, इसका कोई डिवीजन नहीं है। आर होने से देखना RNOR है या नहीं है। अब समझे चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? अब आइए बात करें आगे। नाउ
एन इंडिविजुअल, एन रेदर ऐसे लिखो, आर मतलब a resident will be treated as RNOR if he fulfills any of the conditions given under section 6 subsection 6। अगर वो इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करेगा तो वो क्या मान लिया जाएगा, RNOR। ठीक है, अब उसका क्या क्या कंडीशन, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। समझ गए ना चीज को हम क्या बोलना चाहते हैं, क्लियर है? तो बात करें, श्योर, सेटल्ड है तो तुम लोग। पहला कंडीशन, he is a non-resident in 9 out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year। ठीक है, ही इज अ, समझ गया ना हम क्या बोले, ही इज अ नॉन रेसिडेंट इन 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब गुरु पिछला 10 साल, 25-26 तुम्हारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, उसके पहले का 10 साल में 9 बार तुम क्या हो, नॉन रेसिडेंट। 9 बार, अगर 8 बार हुए तो फुलफिल नहीं हुआ, 9 बार तुमको नॉन रेसिडेंट होना पड़ेगा। समझे मेरा बात? तब जाके सर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में आर हो चुका है तब ये चेकिंग हो रहा है, इसीलिए रेलिवेंट का बात नहीं किया, उसके पहले का 10 साल में 9 में क्या होना होगा, नॉन रेसिडेंट होना पड़ेगा। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का? यहां पे जब भी इमीडिएटली प्रीसीडिंग ही आएगा जब भी कोई बात होगा, तो करंट ईयर का नहीं बात होगा। दूसरा, सेकंड कंडीशन, his number of days stay in India is less than equal to 729 days during the 7 previous years immediately preceding the relevant previous year। क्या समझ में आ गया? पहले ये बोलो, मतलब करंट ईयर को छोड़ के, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछला 7 साल में उसका नंबर ऑफ डेज मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 729 डेज होना चाहिए स्टे इन इंडिया। तो दोनों कंडीशन फुलफिल कर दीजिए, कोई भी एक कंडीशन तुम फुलफिल करता है इसमें से तो तुम क्या माना जाएगा, RNOR। अब समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में, एनी प्रॉब्लम? सर सेटल्ड हो गया क्या, पहले ये बोलिए, क्लियर है, श्योर, पक्का? नंबर 3 भाई साहब, 3 बात करें, श्योर? नंबर 3 क्या है, ये है एक्सेप्शन का नंबर 3 में हाउएवर पढ़े थे। हाउएवर क्या था एक्सेप्शन का नंबर 3 में? If an Indian citizen or a person of Indian origin who normally resides outside India comes to a visit to India during the relevant previous year and his total income from India exceeds 15 lakh and number of days stay in India must be 120 days or more, yes or no? पूरा वही, सब कुछ वही है। मतलब if PIO person of Indian origin or an Indian citizen, ये कोई चिप नहीं है, ये सिटीजन वाला सी है, ठीक है, और एन इंडियन सिटीजन कम्स टू इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट, वही वाला पॉइंट है पूरा, प्रीवियस ईयर, एंड हिज इंडियन इनकम एक्सीड्स कितना, 15 लाख
and number of days stay in India is greater than equal to 120 days but less than 182 days. ये जुड़ गया, but less than 182 days during the relevant previous year. आप समझ गए मेरा बात? मतलब 120 दिन या उससे ज्यादा है बट 182 के नीचे है तो he will be treated as resident but not ordinarily resident. आप समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? खत्म हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा, बोला क्या कर रहे हैं आप, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, कोई बात नहीं। सेक्शन 6(1) पढ़े थे क्या? क्या था? डीम्ड रेसिडेंट, याद है? और हम बोले थे डीम्ड रेसिडेंट इज ऑलवेज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। समझ गया ना चीज को? बात हुआ था ना इसको लेके? तो उस सिचुएशन में दैट पर्सन इज ऑल्सो ए रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। समझ गए चीज को? अ डीम्ड रेसिडेंट इज ऑलवेज अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। समझ गए? मतलब बेसिकली देखा जाए तो कैलकुलेशन का दो ही पॉइंट है। तीसरा पॉइंट पहला वाला से आ गया जिसके अंदर में बोल दिया था 120 डेज और मोर, बस अपर लिमिट है 182 के नीचे होना चाहिए। समझ गए चीज को? ध्यान रखना। और चौथा पॉइंट तो भैया जो डीम्ड रेसिडेंट है वो वहीं पे बोल चुके थे, वो RNOR होगा, उसको वापस यहाँ लिख के दिखा दिए हैं। समझ गए चीज को? क्लियर है? आपका रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल इज ओवर। पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म हो गया इंडिविजुअल का। अब एक बार के लिए वापस से ब्रीफ रिकैप करते हैं, चीजों को सेटल करते हैं क्योंकि जरूरी है हमारा सेटल होना, लेकिन रिकैप करने का तरीका अलग होना चाहिए। इट हैज टू बी समथिंग डिफरेंट एंड ऑसम, यू नो। हम लोग उल्टा पढ़ेंगे। RNOR कैसे डिसाइड होगा? अगर कोई बंदा आर होगा तो चेक करना है कि वो RNOR है या नहीं है। कौन बताएगा? सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 बताएगा। अगर तुम उसके कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल किए तो तुम RNOR हो, करेक्ट है। लास्ट कंडीशन, अगर आप डीम्ड रेसिडेंट है तो आप RNOR हैं, अगर आप डीम्ड रेसिडेंट है तो आप RNOR हैं। अच्छा, डीम्ड रेसिडेंट किस सेक्शन में था? सेक्शन 6(1)(a), कैपिटल ए, करेक्ट है ना? हटा दीजिए, वेरी गुड। तो डीम्ड रेसिडेंट बताइए सर। डीम्ड रेसिडेंट वो होता है इफ अ पर्सन, इफ एन इंडिविजुअल हु इज एन इंडियन सिटीजन स्टेज आउटसाइड इंडिया, और जहां रह रहा है इंटरनेशनल कंट्री में, ही इज नॉट लायबल टू टैक्स देयर बिकॉज ऑफ हिज डोमिसाइल और रेसिडेंस, वॉट एवर, वो जहां रह रहा है उसके बेसिस पे वहां पे उसका टैक्स नहीं लगता है। इन दैट केस इफ हिज इंडियन इनकम एक्सीड्स 15 लाख, इंडिया से रेटेड इनकम 15 लाख से ज्यादा है, इंडिया में आया कि नहीं मतलब नहीं है, इंडिया में स्टे 0, कोई बात नहीं, तो भी तुम हीरो हो, टैक्स दोगे। समझे चीज को? ही विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड रेसिडेंट। समझ गए? एंड अ डीम्ड रेसिडेंट इज ऑलवेज अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। अब समझ गए चीज को? उसके ऊपर गए तो हमारे एक्सेप्शन का कहानी आया। सर एक्सेप्शन क्या था? एक्सेप्शन बोला था 60 डेज और 365 डेज वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। जहां 180 वहां पे सिर्फ 182 अगर आप हैं तो रेसिडेंट है, अदरवाइज आप नॉन रेसिडेंट है। उसके अंदर में 3 एक्सेप्शन थे। क्या क्या एक्सेप्शन थे? वापस बात करो। इफ एन इंडियन सिटीजन गोज आउट ऑफ इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, 182 डेज अगर वो इंडिया में है तो वो रेसिडेंट है, अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट। इफ एन इंडियन सिटीजन हु गोज आउट ऑफ इंडिया एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप ऑन एन एलिजिबल वॉइस, तो जिस दिन वो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में साइन किया है ज्वाइनिंग इन का, और जिस दिन साइन ऑफ का साइन कर रहा है उसके अंदर में वो पीरियड माना जाएगा वो इंडिया के बाहर है। यस और नो? तो वो चीज ध्यान रखना, करेक्ट है? कोई दिक्कत इसके अंदर में? तो ये चीज हो गया एलिजिबल वोएज। याद है ना कि भैया जो इंडिया में चालू होता है तो बाहर खत्म होगा, और बाहर चालू होता है तो इंडिया में खत्म होगा। डेट इज व्हाट। आगे बात की है तीसरे में था इफ एन इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसके माता पिता या दादाजी वेयर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु नॉर्मली रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया कम्स टू अ विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, उनको भी 182 डेज होना पड़ेगा। बट यहां पे एक एक्सेप्शन का एक्सेप्शन आया, बोला however if that PIO or Indian citizen who has come to India during the relevant previous year, his Indian income exceeds 15 lakh and his number of days stay in India is greater than equal to 120 days, is 120 days or more, greater than equal to नहीं बोलेंगे, is 120 days or more during the relevant previous year and
365 days or more during the 4 years immediately preceding the relevant previous year, then he will be treated as resident, otherwise not. करेक्ट है ना? और अगर उसका नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया 120 के ऊपर हो गया, 120 या उसके ऊपर हो गया, लेकिन 182 के नीचे है, तो आरएनओआर हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? आरएनओआर हो जाएगा. ये तुम्हारा कंडीशन था. करेक्ट है ना? सेटल्ड हो गया ना? चीज पूरा लिंक करवा दिए जानबूझ के. अब सेक्शन 6 का 2 कंडीशन बोला, तुम आर हो गए, लेकिन तुम्हारा पिछला 10 में से 9 साल तुम नॉन रेसिडेंट हो, तो तुम आरएनओआर हो. तो तुम क्या हो? आरएनओआर हो. या फिर तुम्हारा नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया पिछले 7 साल में 730 से कम है. 730 से कम बोले हैं, मतलब 729 डेज और लेस. तो उस सिचुएशन में तुम आरएनओआर हो. समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? 6 सब सेक्शन 1 में 2 कंडीशन था, दोनों में से कोई भी एक फुलफिल करने से आपको क्या मानते हैं हम? रेसिडेंट. और अगर आप दोनों फुलफिल नहीं करते तो हम आपको क्या मानते? नॉन रेसिडेंट मानते. कंडीशन 1 क्या था? ही स्टेज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर. और कंडीशन 2 क्या था? ही स्टेज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर. करेक्ट है ना? कहानी खत्म हो गया. क्या कोई डाउट है क्या इसके अंदर में? कुछ भी दिक्कत है क्या तुमको? समझ में आ गया ना? पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? सर जी एचयूएफ तो आप बताए नहीं. एचयूएफ सब कुछ इजी है, एकदम बच्चा चीज है. सबसे टफ इंडिविजुअल है, क्योंकि सारा रूल यहीं आके हिट होता है, बाकी कुछ नहीं है. एचयूएफ कैसे पता चलता है रेसिडेंशियल स्टेटस? भैया देख लो, अगर एचयूएफ का कंट्रोल होली या पार्टली इंडिया में है तो वो रेसिडेंट है, और अगर पूरा बाहर है तो वो नॉन रेसिडेंट है. तो वो क्या है? नॉन रेसिडेंट. मतलब पूरा का पूरा बाहर है तो उसको नॉन रेसिडेंट, अदरवाइज उसको क्या बोलेंगे? रेसिडेंट. अब बोला सर लेकिन इसमें तो आरएनओआर भी देखना होगा. तो अगर एचयूएफ का करता आरओआर है, तो एचयूएफ भी आरओआर होगा. अगर करता आरएनओआर है तो एचयूएफ भी आरएनओआर होगा. अब समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? फर्म, एलएलपी, इनके लिए अगर आपका कंट्रोल बाहर है पूरा, तो आप नॉन रेसिडेंट है. और अगर आपका कंट्रोल पार्टली इन इंडिया है या पूरा इंडिया में है तो आप रेसिडेंट है. सर इनमें आरओआर आरएनओआर नहीं होता. कंपनी है तो इंडियन कंपनी रेसिडेंट है, फॉरेन कंपनी भैया बोलने दो. प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में है, तो आप आर हो, अदरवाइज आप आरएनआर हो. समझ गए चीज को? मतलब हर जगह कंट्रोल और इफेक्टिव मैनेजमेंट का ही गेम है और कोई गेम नहीं है. ये तो 2 मिनट में समझा सकते हैं, लेकिन मेन समझने का था इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल में रूल्स का बाहर है. तुम लोग समझ सकता कितना सारा रूल आ गया. 6 सब सेक्शन 1 का 2, उसका एक्सेप्शन 4 देखा जाए तो 3 नहीं है 4 है. क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, एम्प्लॉयमेंट पर्पस, फिर पीआईओ वाला, और पीआईओ में 120 वाला, फिर डीम्ड रेसिडेंट आ जाता है. फिर उसके बाद 6 सब सेक्शन 6 में 4 ठो की जगह 3 ही बोलो, क्योंकि चौथा तो डीम्ड रेसिडेंट ऑटोमेटिक ही आरएनओआर, और वो 120 में एक 182 वाला जुड़ जाता है तो दूसरा वैसे हो जाएगा. फिर 729 या उससे कम होना चाहिए, और या फिर 9 बार तुमको मिनिमम एनआर होना पड़ेगा. यस और नो. करेक्ट है ना? ये सारा चीज तुमको ध्यान रखना होता है, तब जाके तुम्हारा इंडिविजुअल कंप्लीट होता है. क्या चीज समझ में आ गया? पहले ये बोलो. सेटल्ड है क्या? मेरे हिसाब से अब तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए. सेटल्ड है? श्योर? एक बार चेक कर लो नाउ. अरे भाई कितना लिखे हैं हम, वाह कॉपी भर दिए, वेरी गुड. अब हेडिंग दो HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. ये रेसिडेंट कैसे होगा और नॉन रेसिडेंट कैसे होगा? नॉन रेसिडेंट इफ control and management is fully outside India, तो इसको क्या मानेंगे? नॉन रेसिडेंट. ठीक है. रेसिडेंट कब होगा? इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट is wholly or partly
इन इंडिया, इट विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट। क्या टफ है? क्या समझ में आ गया? सिर्फ एक ही चीज देखना, कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ पे। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है, पार्टली हो होली हो, तो क्या माना जाएगा? रेसिडेंट माना जाएगा। अगर कंट्रोल मैनेजमेंट पूरा का पूरा ही बाहर है तो वो क्या माना जाएगा? नॉन रेसिडेंट। समझ गए चीज को? अब इसके अंदर में जैसे ही आर होगा आपको चेक करना होगा आर ओ आर है या क्या है, आर एन ओ आर। करेक्ट है ना? बात हुआ ना इसको लेके? आर ओ आर कैसे पता चलेगा? तो एच एफ को मैनेज कौन करता है? करता। अगर इसका करता आर ओ आर है तो इट विल बी आर ओ आर, और अगर इसका करता आर एन ओ आर है तो इट विल बी आर एन ओ आर। अब समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? मतलब करता अगर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 वाला में कहानी में फंस गया तो उसको क्या मानेंगे? आर एन ओ आर। तो एच यू एफ भी क्या हो जाएगा? आर एन ओ आर हो जाएगा। समझ गए चीज को? क्लियर है? कोई दिक्कत? खत्म हो गया, एच यू एफ पूरा ओवर। क्या टफ लगा? सही है, हटा दें। अब आते हैं नेक्स्ट, एओपी। पढ़ा ना एओपी? फर्म, इनके लिए, कंपनी को छोड़ के बाकी सारे एसएससी। ठीक है? तो इन सब के केस में, इन सब के केस में दो ही होगा। इसमें वो सब कहानी नहीं है रे, आर ओ आर और आर एन ओ आर वाला नहीं है। समझे ना मेरा बात? बाकी कंपनी को छोड़ के बाकी सबके लिए यही है। आर कैसे पता चलेगा? रेसिडेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, होली और पार्टली इन इंडिया, तो उसको रेसिडेंट मान लो। और अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुल्ली आउटसाइड इंडिया, पूरा लिखे कि समझ में आ जाएगा, तो उसको क्या मान लो? नॉन रेसिडेंट। क्या टफ है? मतलब सारा काम क्या चीज से रिलेटेड है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के ऊपर। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? कुछ भी पूछना है? श्योर तो? पक्का? सेटल्ड है तो? फर्म, एओपी, बीओआई सब इसी में आ जाएंगे, कुछ नहीं सोचना है। और अगर कंपनी का बात होगा तो कंपनी के केस में ध्यान रखना, अगर इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी होने का मतलब सोचना ही नहीं है, वो क्या हो गया? रेसिडेंट। अदर कंपनी मतलब फॉरेन कंपनी हो गया। उस सिचुएशन में क्या देखना है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इसको है ना कई सारा बुक में है ना पोयम लिख देता है। क्या लिख देता है? POEM। तो तुम कविता मत समझ लेना, तो ये इसके ऊपर होता है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का शॉर्ट फॉर्म है वो, एब्रीविएशन। ठीक है ना? अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया है, इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब की मैनेजरियल डिसीजन इंडिया में लिए जाते हैं, तो वो इंडियन कंपनी है, तो वो रेसिडेंट माना जाएगा। और अगर आउटसाइड इंडिया है तो वो क्या माना जाएगा? नॉन रेसिडेंट। तो क्या माना जाएगा? नॉन रेसिडेंट। क्या चीज क्लियर है? पहले ये बताइए। सेटल्ड है? श्योर? पक्का? ये ध्यान रखना। तो ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मीनिंग क्या था? वेयर की मैनेजरियल एंड कमर्शियल डिसीजंस आर टेकन। खत्म, कंप्लीट। यहां पे तुम्हारा रेसिडेंशियल स्टेटस बाकी सबका भी कंप्लीट हो जाता है। क्या टफ है? समझ में आ गया? इंडियन कंपनी इज ऑलवेज अ रेसिडेंट। ये ध्यान रखना प्लीज 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 प्लीज। कोई डाउट? कुछ पूछना है? मेरे हिसाब से नहीं। सेटल्ड है तो? श्योर? कोई भी दिक्कत, कुछ भी पूछना हो तुम पूछ सकते हो। नहीं है डाउट? पक्का? धन्यवाद। हम यहीं पे क्लास को ओवर कर रहे हैं।
आज का क्लास पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस का कहानी तुमको सेट कर दिया गया है। इसके कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेंगे, बट कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा तब तक क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट सारा दे दिया गया है। एक ही क्लास में कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन कराने का मतलब होता है कि क्लास बहुत बड़ा हो जाता है और तुम्हारे दिमाग में सेट नहीं हो पाता। आज पढ़ा दिए तो जब अगले क्लास में क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हारा पढ़ा हुआ रहेगा तो रिवीजन हो जाएगा एक तो तुम अप्लीकेशन कर पाओगे चीज का, समझ गए। बस अपने आप को सेट रखना, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 दो में से कोई भी एक करने से आर हो जाता है। पहला कंडीशन, ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। दूसरा कंडीशन, ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 days or more during the 4 years immediately preceding the relevant previous year. Any of the two conditions satisfied, resident, both resident, none non-resident. खत्म. Exceptions, condition B will not be applicable. That means 182 days अगर है तो resident है, otherwise non-resident. पहला सर जी फर्स्ट क्या था सर जी, if an Indian citizen who goes out of India for employment purpose during the relevant previous year. If an Indian citizen who goes out of India as a crew member of an Indian ship on an eligible voyage, correct है। तो eligible voyage starts in India and outside India, starts outside India and in India, correct है, on any port in India। सर जी CDC कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में जिस दिन साइन करेगा ज्वाइनिंग का और जिस दिन साइनिंग ऑफ का साइन करेगा वो पीरियड मान लिया जाएगा आउटसाइड इंडिया एक्सक्लूसिव। दोनों को हटाना, दोनों को लेके वो बाहर माना जाएगा। जिस दिन साइन किया वो भी इंडिया के बाहर, जिस दिन छोड़ रहा उस दिन भी इंडिया के बाहर माना जाएगा। समझ गए चीज को, क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या बात की सर जी, if an Indian citizen or a person of Indian origin who normally resides outside India comes to a visit to India during the relevant previous year, तो वहां पे भी ये रूल अप्लीकेबल है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। सर जी उसके नीचे हम लोग गए तो बोला कि अगर कोई पीआईओ या इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया रहता है, वो अगर इंडिया में आता है एंड इज इनकम फ्रॉम इंडिया, फॉरेन इनकम को छोड़ के, एक्रूड इन इंडिया हो या रिसीव्ड इन इंडिया हो, अगर वो 15 लाख के ऊपर है एंड इज नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया इज 120 days or more, then he will be treated as resident. But if his number of days of stay in India is 120 days or more but less than 182, he will be a resident but not ordinarily resident. समझ गए ना, कंडीशन सी ऑफ सेक्शन 6 सब सेक्शन 6, करेक्ट है ना। फिर हम गए सेक्शन 6 1A में डीम्ड रेसिडेंट। डीम्ड रेसिडेंट क्या था, इफ एन इंडियन सिटीजन हु नॉर्मली रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया, हु इज ऑलवेज आउटसाइड इंडिया एंड इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन दैट पर्टिकुलर कंट्री और रेसिडेंस बिकॉज ऑफ हिज डोमिसाइल there, then in that case if his Indian income exceeds 15 lakh, then he will be treated as deemed resident and he will be a RNOR and he will be a RNOR। उसके नीचे उतरे हम तो सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 आया, बोला एज सून एज अ पर्सन बिकम से आर, चेक करो RNOR है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा, जो भी कंडीशन है कोई भी एक फुलफिल कर दिया, he will be a RNOR, करेक्ट है ना। सर जी कोई भी एक फुलफिल करने का मतलब नंबर 1 क्या चीज था सर जी, he is a non resident in 9 out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year। कंडीशन 2 क्या था सर जी, his stay in India maximum 729 days in 7 years immediately preceding the relevant previous year, करेक्ट है ना। और सी था कि जो पीआईओ वाला बात ऊपर में हुआ था 120 से 182 के नीचे होना चाहिए, तो उस सिचुएशन में वो बंदा RNOR है, करेक्ट है ना। और अगर वो बंदा डीम्ड रेसिडेंट है तो वो क्या है, RNOR है, करेक्ट है ना। कोई दिक्कत इसके अंदर में। फिर हम लोग सर जी अरे रुकिए तो सही, एचयूएफ में कैसे चले जाए, डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर बोथ आर इंक्लूडेड, स्टे एट सेम प्लेस इन इंडिया इज नॉट नेसेसरी, कंटिन्यूअस स्टे इन इंडिया इज नॉट नेसेसरी, 24 आवर्स मेक्स अ डे। याद रखना अगर अराइवल का टाइम और डिपार्चर का टाइम दोनों दिया रहे तो उसके बाद एचयूएफ में गए। एचयूएफ का कैसे पता चलेगा, एचयूएफ रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट, अगर कंट्रोल पूरा का पूरा बाहर है तो नॉन रेसिडेंट, अदरवाइज रेसिडेंट। इंडिया में थोड़ा है या पूरा है तो रेसिडेंट है। अब RNOR है कि ROR है, तो करता अगर ROR है तो एचयूएफ भी ROR, करता अगर RNOR है तो एचयूएफ भी RNOR है। समझ गए चीज को, ये ध्यान रखना। सर जी एनआर का कोई पार्ट नहीं होता है। फिर हम लोग गए सर जी एओपी बीयूआई और फर्म के केस में, वहां पे कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर इंडिया में है पार्टली और होली रेसिडेंट, और अगर फुल्ली आउटसाइड है तो नॉन रेसिडेंट। फिर हम लोग किस में गए, कंपनी में, इंडियन कंपनी रेसिडेंट है, अदर केस में प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट देख लेना। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है, जहां पे की मैनेजरियल और कमर्शियल डिसीजंस लिए जाते हैं। अगर वो इंडिया में है तो रेसिडेंट है, और अगर वो इंडिया के बाहर है तो नॉन रेसिडेंट है। क्या कोई भी दिक्कत इसके अंदर में, एनी प्रॉब्लम प्लीज, कोई भी दिक्कत, क्या कोई भी दिक्कत है, क्या सेटल्ड है। थैंक्स अ लॉट, चीजें खत्म हो गई। कोई भी डाउट नहीं है, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।